अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। और कल हमने CSS को स्टार्ट किया था और उसके हमने डिस्कस किए थे इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। फिर उसकी हमने एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। तो आज हम इंशाल्लाह उसी को आगे फर्दर परस्यू करेंगे और उसमें हम इंशाल्लाह आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे CSS को फर्दर आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं मतलब कि इस तरह से ये कह सकता हूँ कि माशाल्लाह इतने ज़हीन स्टूडेंट्स हैं कि किसी एक ने भी चेक नहीं करवाया। जो आज वाली असाइनमेंट है, किसी एक ने भी जो है ना वो सेंड नहीं की। तो ये इसको सबमिट करवा दीजिएगा डेली बेस के ऊपर। कोई आधा घंटा लगता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप डेली बेस के ऊपर जो है ना वो असाइनमेंट कर दिया करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा। चलिए जी, आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम इंशाल्लाह जो डिस्कस करेंगे वो है CSS। और CSS में फर्दर जो आगे प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो CSS मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली तीन तरह का होता है। ठीक है। ये हमारे पास एक होता है, एक होता है इनलाइन CSS, एक होता है इंटरनल CSS और एक होता है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होता है कि अगर हमने जैसे ये पैराग्राफ का टैग दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक पैराग्राफ के ऊपर मैं प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँ, तो उसके लिए मैं इनलाइन CSS को यूज़ करता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो ये पैराग्राफ जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको इफेक्ट कर ले, तो उसे हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं CSS की फाइल ही अलहदा बना दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है। अच्छा, ये CSS को लिखने का जो मेथड होता है बेसिकली, वो पहले थोड़ा सा देख लें। मैंने आपको कल भी रिवाइज किया था, लेकिन अगेन मैं आज आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अब जैसे कोई भी हम CSS लिखते हैं तो पहले क्या आता है, उसकी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे और इनके दरमियान ये सेमी कॉलन लगता है। ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं, सॉरी, कॉलन। और ये एंड पे सेमी कॉलन। ठीक है। ये चीज़ यूज़ होती है, ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आज जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि ये जो CSS जो लिखा हुआ है, इसको हम एक और वे में भी हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। एक तो हमने डिस्कस किया ना कि ये जो पैराग्राफ या जो टैग होगा उस टैग की मदद से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो इट मीन कि वो जहाँ जहाँ पर वो अप्लाई किया होगा वो सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि LI, मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, खाली इस LI टैग को मेंशन करूंगा और उसके बाद ये ब्रैकेट लगाई, सॉरी लाइटर नहीं लिखना, LI और LI। ठीक है। और मैंने LI को यहाँ पे क्लोज किया और इसका मैं लेट्स सपोज के कलर क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने फेसबुक और ये CSS के नाम से फाइल थी। अच्छा, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कल हमने डिस्कस किया था कि CSS की तीन टाइप्स होती हैं, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। ठीक है। तो आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल एक मेथड बताया था। अच्छा, मैंने आपको एक मेथड बताया था कि हम अगर किसी भी
टैग को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उस टैग का नेम। जैसे पैराग्राफ का टैग था तो उसका नेम हमने लिखा, फिर उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी तरह से कोई भी अगर टैग को मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं उस टैग का नाम लिखूंगा। जैसे li आ गया टैग, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का नेम आ गया, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, CSS और ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है। गूगल क्रोम के साथ इसे हम ओपन करते हैं, कल वाली फाइल ही है, और चेक करते हैं कि क्या चेंजिंग आई है इसके अंदर। अब ये देखें, ये लिस्ट जितना भी लिखा हुआ था ये सारे का सारा क्या हो चुका है, येलो हो चुका है। क्लियर हो गया ना। तो अब ये देखें कि हमने जस्ट उस टैग को इधर रेफरेंस पास किया और सिर्फ एक लाइन लिखी, तो जितना भी उस वो टैग उस पेज के ऊपर यूज हो रहा था वो सारे का सारा क्या हो गया, येलो हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास अगर 20 पेजेस हों, ठीक है, 20 पेजेस बने हुए एक वेबसाइट के, और जस्ट हम ये li लिख कर तो लिखेंगे, तो जितने भी 20 के 20 पेजेस होंगे सारों के ऊपर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली CSS को इस्तेमाल करने का फायदा होता है, बेनिफिट होता है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। वो क्या चीज़ है कि ये तो था टैग के जरिए अगर हमने किसी मतलब कि स्पेसिफिक हिस्से को चेंज करना हो। लेकिन अगर एक और भी मेथड है, वो क्या मेथड है कि अगर हम CSS को क्लास के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है। एक होती है क्लास और एक होती है आईडी। ठीक है। क्लास बेसिकली हम किसे बोलते हैं, जैसे आप स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट एक पूरी क्लास बनी होती है, और फिर एक इंडिविजुअल जो बंदा होता है या जो स्टूडेंट होता है उसकी एक इंडिविजुअल आईडी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे एलिमेंट को, जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को, या फॉर्म है तो फॉर्म को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास। ठीक है। लेकिन क्लास के अंदर अगर फर्दर मॉड्यूल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, अब जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक हमने फॉर्म टैग लिया, ठीक है, एक हमने टेबल टैग लिया। अब ये दो टैग हो गए। ठीक है। अब इन दो टैग्स को मैं एक क्लास दे देता हूँ, लेकिन उस क्लास के अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ है, फॉर्म टैग है और टेबल टैग है। मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के ऊपर अलहदा कलर अप्लाई हो या अलहदा उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करूँ, और जो टेबल टैग है उसके ऊपर अलहदा CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करूँ। तो उसके लिए मैं फिर यूज़ कर लूँगा आईडी, और मेन यानी दोनों के लिए जो जनरल यूज़ कर लूँगा वो क्या यूज़ करूँगा, क्लास। अच्छा, अब आपने गौर से देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया मेथड क्या रहेगा, सेम, जस्ट जो उसका वे है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब जैसे इसमें देखें, हम अगर किसी टैग को चेंज करना चाहते थे, उसका कलर या उसका फॉन्ट साइज या कोई भी इस तरह से, तो हम क्या लिखते थे, उस टैग का नेम लिखते थे। अब हमने क्या करना है, क्लास में उस टैग की जगह हम क्या लिखेंगे, हैश। ठीक है। क्या लिखेंगे, हैश, ये वाला, सॉरी, ये वाला। और अगर हमने आईडी के जरिए करना है तो डॉट लिखेंगे, डॉट। सही है। अच्छा, ये हम क्या करेंगे, सिर्फ जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग ये करनी है कि ये पैराग्राफ की जगह हम, अगर हमने पैराग्राफ को क्लास का नाम दिया हुआ है तो हम हैश के साथ उसको एक्सेस करेंगे, और अगर हमने उसका आईडी का नाम दिया हुआ है तो हम डॉट के साथ एक्सेस करेंगे। अच्छा, ये मुझे कन्फ्यूजन हो रही है
कि क्लास की जगह डॉट शायद यूज होता है, चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि जैसे मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक क्लास का नाम दे देता हूँ और इसको मैं डिव कर लेता हूँ। डिव डिव का मतलब होता है डिवाइड करना। मैंने एक डिव का टैग ले लिया और इस डिव को, बल्कि मैं इधर तक ले जाता हूँ, लिस्ट तक, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। चलिए, या तो इधर ही मैं ऐड कर देता हूँ। इस डिव को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, CLASS, क्लास इज इक्वल टू 8x हो, ठीक है। कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं। और अब मैं ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसके अंदर इस क्लास को मैं करता हूँ चेंज। डॉट क्लास का नाम क्या आएगा, 8x होल, ATECHSOLE, 8x होल, ठीक है। और उसके बाद, अच्छा, अब ये div का टैग क्यों यूज होता है, जिस डिफरेंट टैग्स आएंगे आगे वो साथ साथ मैं आपको रिवाइज करते जाऊंगा। div का टैग होता है डिवाइड करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं ये एक पेज के इस हिस्से पर आएंगे। अब जैसे मैं कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, प्रोफेशनल कोई वेबसाइट, जैसे दराज को ही मैं ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज के। अब ये इस दराज को अगर आप देखें तो इसमें ये एक अलहदा हिस्सा है, ठीक है, और ये एक अलहदा हिस्सा डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें ये क्या है, ये एक अलहदा हिस्सा डिवाइड हुआ हुआ है, ये ऊपर अलहदा हिस्सा डिवाइड हुआ हुआ है, ये अलहदा हिस्सा डिवाइड हुआ हुआ है। तो इट मीन कि इन्होंने डिव टैग लगाया हुआ है जिसकी मदद से इन्होंने पेज को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं। उस डिवाइड का, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो मतलब कि ये एरिया है ना, ये कैटेगरीज वाला, ये एक डिव के अंदर आ जाए, ये जस्ट फॉर यू वाला एक डिव के अंदर आ जाए, ठीक है। फिर इस तरह से और कौन सा आ जाएगा, हाँ, ये जैसे ये जो फुटर वाला एरिया है ये क्या हो जाए, ये एक डिव टैग के अंदर आ जाए। तो इस तरह से मतलब हम, अब इसका फायदा क्या होता है कि हम अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से मैंने कहा कि ये जो पैराग्राफ जितने भी लिखे हुए हैं ये एक डिव के अंदर आ जाए। तो मैंने डिव का टैग लगाया और क्लास इज इक्वल टू 8x होल लिख दिया। अब मैं डॉट 8x होल और इसकी विड्थ मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, विड्थ, उसके बाद ये, अब ये जो विड्थ है ये डिफाइन होती है इस तरह से, और हाइट इस तरह से डिफाइन होती है। तो जैसे हम नॉर्मली विड्थ और हाइट को काउंट करते हैं मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, तो इसी तरह से जो कंप्यूटर की या जो एलसीडी की या एलईडी की जो विड्थ होती है या जो हाइट होती है वो काउंट होती है पिक्सल में। तो इसलिए हम इधर क्या लगाएंगे, पिक्सल। अब जैसे मैं लगा देता हूँ 200 px, px स्टैंड फॉर पिक्सल। इसी तरह से मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ। हाइट कितनी आ जाएगी जी, वो लेट्स सपोज के 200 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, एक मिनट, इसको कलर भी दे देते हैं ताकि इसको ये कुछ नज़र आए। BACKGROUND बैकग्राउंड, और उसका नाम मैंने लिख दिया ग्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन कर देता हूँ, सही है। और मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे चेक करता हूँ, ये देखें जी। अब ये जितना पैराग्राफ था वो, ये देखें ये सारे का सारा किधर आ चुका है, ये आ चुका है इस ग्रीन डब्बे के अंदर। और मैं एक और आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ कि अब ये जैसे ये पैराग्राफ, ये मतलब हमारे पास ये एक क्लास बन गई, और इस क्लास के अंदर ये आगे क्या है, पैराग्राफ का टैग है। तो मैं इस पैराग्राफ के टैग को आईडी के ज़रिए लेट्स सपोज के एक्सेस करता हूँ। मैं इसे क्या दूंगा, आईडी इज इक्वल टू, जैसे P
पी दे देता हूँ, ठीक है, आईडी या P1 दे देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। और मैं इस आईडी को तमाम जितने भी पैराग्राफ हैं, या मैं पहले एक दफ़ा एक को चेंज करके चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब आईडी को मैंने आपको बताया था कि हैश के साथ करेंगे एक्सेस। अच्छा, वो मैं बता रहा था ना कि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन इसी बात की थी कि ये बेसिकली क्लास को हम डॉट के साथ करते हैं और आईडी को हम हैश के साथ करते हैं, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो मैंने हैश और आईडी का नाम लिखा, वो क्या आएगा, P1। और उसके बाद इधर जो है ना, वो मैंने जस्ट इसका अगर कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। वो मैं कर देता हूँ जैसे वाइट, ठीक है, ताकि मुझे प्रोमिनेंट नज़र आए। मैंने इसे सेव कर दिया। अब ये देखिएगा, ये देखें, ये एक नज़र आया है। बाकी जो 3 पैराग्राफ लिखे थे वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि उसके ऊपर हमने चेंजिंग अप्लाई नहीं की। वो चेंजिंग कैसे अप्लाई होगी कि ये हम आईडी जिस जिसको क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको आईडी को उठाया और इधर असाइन कर दिया, फिर मैंने इसको भी इधर असाइन कर दिया, फिर इसको भी असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि क्या सारों के ऊपर अप्लाई हो गया। जी देख लें, तो ये सारों के ऊपर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो ये बेसिकली किसका मेथड होता है, ये होता है अगर हम एक प्रॉपर्टी को क्लास के ज़रिए या आईडी के ज़रिए एक्सेस करने की कोशिश करना चाहते हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछना आपको चाहिए था लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि हम पैराग्राफ टैग को यूज करके भी तो इसका कलर चेंज कर सकते थे, तो फिर ये हमें आईडी देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आईडी हम क्यों दे रहे हैं? तो क्या आईडी देने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा? यही चीज हम उधर भी कर रहे हैं, तो ये हमें आईडी से क्या फायदा हो सकता है? जी आप में से कोई बताएगा? मैसेज कर दें या वैसे वॉइस में बता दें। जी, फायदा होगा, क्या फायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर पैराग्राफ में अगर करेंगे फिर तो पूरे पैराग्राफ का वो कलर चेंज हो जाएगा ना। हाँ वो बिल्कुल। अगर आईडी अकेले अकेले को असाइन करेंगे तो जिसको हम असाइन करेंगे तो उसी का कलर चेंज होगा। हाँ हम बिल्कुल अपने ऐसे हिसाब है, से उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है, ज़बरदस्त। अब ये है कि अब जैसे ये हमारी आईडी असाइन है, जैसे हमने पैराग्राफ के टैग का यूज़ किया था तो पी के टैग को हम लिखा था तो इट मीन के सारों के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन जब हम आईडी उसको साइन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक हो जाता है। अब इसी तरह से मैं इस आईडी को बेशक इसको भी असाइन कर दूं ना, H1 को भी, यानी हेडिंग को, तो तब भी वो इसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। यानी वो फिर जो टैग्स हैं उससे हटकर वो सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखें वो गायब हो गया। ये देखें चूंकि वो कलर इसका वाइट हो चुका है, ठीक है। तो ये बात समझ आई। तो अब इसी तरह से मैं ये आईडी जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहूँ, लिस्ट के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, हेडिंग के ऊपर, या जिसके ऊपर मैं इसे यूज़ करना चाहूँ वहाँ पर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब देखें कोड एक ही है, यानी वही एच आईडी का जो P1 मैंने लिखी हुई है उसकी आईडी, और उसको मैं जहाँ जहाँ पे रेफरेंस उसका पास करता जाऊँगा वहाँ वहाँ पे उसकी चेंजिंग्स अक्कर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब कि हमारा CSS को यूज़ करने का मेथड है, यूज़ करने का फ़ायदा है, जिसके ज़रिए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजिंग्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आईडी के ज़रिए हो गया और क्लास के ज़रिए हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि आईडी के ज़रिए हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है, और खाली अगर हम उस टैग को यूज़ करते हैं तो तब हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक छोटी सी एक और एक्सरसाइज करते हैं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इस पैराग्राफ को क्या चाहता हूँ, ये जो जो इसको मैंने क्लास दी हुई है इस डिव को, कि ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा किधर आ जाए, राइट साइड के ऊपर आ जाए, ये सेंटर में आ जाए, ये कहीं इधर से मूव हो जाए। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, दोबारा मैं दराज को ओपन करता हूँ। तो अब इस दराज में अगर आप देखें तो ये चीज़ क्या है, ये सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। ये इधर लेफ्ट साइड पे है, ये सेंटर में है, ये राइट साइड पे है। अब ये देखो, ये बटन किधर है, राइट साइड पे है, ठीक है। तो हम अपनी चीज़ों को लेफ्ट राइट या इस तरह से कैसे मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं, पहले तो उसको डिवाइड में डिव टैग में यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ है वो एक ही लाइन में आ जाए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये लेट्स सपोज कि अगर कोई एक दिया हुआ है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट दी हुई है। अब इस प्रोडक्ट को अगर आप गौर से देखें तो ये आपको हल्का सा पॉपअप दे रहा है, ये देखें हल्का सा वाइट सा पॉपअप दे रहा है। अब इस बेसिकली ये एक डिव टैग है, और इस डिव टैग के अंदर कितनी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं। एक इसकी हेडिंग आ गई, एक इसकी ये पैराग्राफ आ गया, और एक इसका ये इमेज आ गया, सही है। तो ये बेसिकली मतलब कि एक क्लास के अंदर यानी एक डिव के अंदर तीन चीज़ें यूज हुई हैं, इमेज, नीचे क्या आ गया उसका पैराग्राफ, और उसके बाद उसकी हेडिंग आ गई। तो ये यही चीज़ डिव टैग के ज़रिए हमें हेल्प मिलती है। अब जैसे ये हमारे पास क्या था, डिव टैग, इसके अंदर मैंने अभी पैराग्राफ यूज़ किया है, मैं इसके अंदर इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, लिस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं क्या करूँ इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि ये इमेज पड़ा हुआ है, और मैं इसको उठाकर अभी क्या करता हूँ, मैं इसको उठाकर इस पैराग्राफ के टैग के अंदर लिख लेता हूँ, इसके ऊपर लिख लेता हूँ, सही है। अब ये क्या हुआ, उससे डिव टैग का हिस्सा बन चुका है। अब ये देखिएगा, अब ये देखें, वो मतलब कि थोड़ा सा इमेज का साइज बड़ा था, इसलिए वो जो नीचे डिव टैग है वो छुप गया है। मैं इसकी हाइट जो है ना कम कर देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये इमेज इसके साथ आ गया और नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, सेम एज इट यही चीज़, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, यानी बाकी चीज़ सेम ऐसे ही आ गई है कि ऊपर इमेज है और नीचे क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम डिव टैग के ज़रिए एक वेबसाइट को मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा सेंटर में आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाए, कहीं भी मूव हो जाए। तो उसके लिए फिर मैं क्या यूज़ करूँगा कि ये जो डिव टैग दिया हुआ है, डिव टैग कहाँ पे है, इसको क्लास हमने दी हुई थी 8xol, और मैं इसी के साथ आगे नीचे लिख देता हूँ मार्जिन, MARGIN, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन, अब मार्जिन चार तरह से होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मार्जिन बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, ये चार मार्जिन होते हैं। मार्जिन बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप। मार्जिन का मतलब क्या होता है, स्पेस छोड़ देना, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ दे, तो मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा, और कितने पिक्सल हो जी, लेट्स सपोज के 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि ये जो हमने डिव टैग लगाया था ये राइट साइड पे मूव होता है जी, हो गया, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, 400 पिक्सल स्पेस क्या कर दी, छोड़ दी है, सही है। तो ये बेसिकली मतलब कि यूज़ होता है अ, अच्छा, शायद मे बी नेट का थोड़ा सा इशू हो जिसकी वजह से वो इमेज या वीडियो में थोड़ा सा डिले आ रहा है। अच्छा, तो ये इसमें ये बात आपको समझ आ गई कि अब हम मार्जिन लेफ्ट के ज़रिए इसको लेफ्ट ले जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं मार्जिन राइट करता हूँ, ठीक है, तो मार्जिन राइट का मतलब क्या है कि राइट साइड से चला जाए। मार्जिन राइट 400 पिक्सल करता हूँ, ये बिल्कुल ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ गया है, सही है, जितने उसके मैक्सिमम वेस्टेज है। अच्छा, मैं अगर मार्जिन टॉप करता हूँ 400 पिक्सल, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आ जाए। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है।
और इसी तरह से अगर मैं मार्जिन बॉटम कर दूंगा तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। कंट्रोल एस किया, उसके बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये ऊपर चला गया। सही है। तो ये हमारा मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिव टैग हो गया, ठीक है। और आईडी भी आपको समझ आ गई और क्लास भी आपको समझ आ गई है। क्लियर हो गया। तो अब ये डिव टैग के ज़रिए हम इजीली मतलब के चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली बताइएगा। कोई है क्वेश्चन, वरना फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, आगे हम फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये जो HTML मतलब कि ये जो हमने डिव टैग लगाया है, इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, अब हम, अब ये बल्कि आपकी असाइनमेंट है। मैं आज मेरे ख्याल में लेक्चर इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि कल वाला भी वो आपने सबमिट करवाया था। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह से ना 4 बॉक्सेस बना लेने हैं, ठीक है। ये मैं एक बॉक्स मैंने आपको बना दी है, ये देख लें। आपने इसी तरह से 4 बॉक्सेस बनाने हैं, और उस बॉक्स के अंदर पहला बॉक्स इधर है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, और चौथा यहाँ पे है। मतलब कि एक लाइन में 4 बॉक्सेस हैं और इक्वल इक्वल हूँ, ठीक है। और ऊपर इमेज लगाओ और नीचे पैराग्राफ लिखाओ। सही है। तो ये आपने जो है ना वो असाइनमेंट करनी है। इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको एक और चीज़ का इजाफा कर देता हूँ कि अब जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे, बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप में क्या होगा कि ये जो हमने अभी फिक्स कर दिया ना, विड्थ इसकी या हाइट इसकी, तो वो हम फिक्स नहीं करेंगे, उधर परसेंटेज में करेंगे। जैसे विड्थ 10%, और इसी तरह से मार्जिन बॉटम जित 10%, 20%। तो उसका फिक्स करने का फायदा क्या होगा, वो सॉरी मतलब कि उसके क्या कहते हैं, परसेंटेज में देने का फायदा क्या होगा, परसेंटेज से उसकी जो रेशो है वो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन एडजस्ट हो जाएगी। अब जैसे ये स्क्रीन बड़ी है, ठीक है, अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ किसी मोबाइल में, तो उसकी स्क्रीन छोटी होती है। तो जब हम उसे परसेंटेज में डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्क्रीन उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये फ्लोटिंग का दोबारा बता देता हूँ कि बेसिकली मार्जिन हम इसे बोलते हैं, मार्जिन 4 तरह से होता है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। लेकिन मेनली 2 ही यूज होते हैं, मार्जिन लेफ्ट यूज होता है, मार्जिन टॉप यूज होता है। तो मार्जिन लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड से इसे राइट साइड पे ले जाना। और मार्जिन टॉप क्या होता है, कि ऊपर से नीचे लेके आना। सही है। मार्जिन बॉटम क्या होता है, नीचे से ऊपर लेके जाना। तो ये बेसिकली यूज़ होता है मार्जिन के साथ, ठीक है। तो आपको मैंने एक बनाकर दे दिया है, ठीक है। अब आपने 4 इसी तरह से बनाने हैं। अब जब आप दूसरा बनाओगे, चलो मैं एक आपको बनाकर और दे देता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं इसी डिव को अगर लेट्स सपोज के कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जब आप इसे पेस्ट करोगे, मतलब कि जब आप सेकंड बनाओगे, तो ये नीचे आ जाएगा, इसके बिल्कुल नीचे। ठीक है, ये देखें ना नीचे आ रहा है। ये क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि हमने अच्छा, ये मार्जिन बॉटम 400 पिक्सल लगाया हुआ है ना, तो इसी वजह से। तो मैं इसको अगर रिमूव कर देता हूँ, अभी इसका पहले वाले का कुछ नहीं मैं लगाता मार्जिन। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये बिल्कुल इसके साथ नीचे ऐड हो जाएगा। अब हमने इसको उठाकर इधर लेकर आना है, फिर इधर ऊपर लेकर जाना है। सही है।
इसी तरह से तीसरा होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, चौथा इसके नीचे। तो हमने इन चारों को एक लाइन में लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अब ये वाला आया है, अब इसको मैंने क्लास, इसकी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 8x होल 1। ठीक है, और ये जो 8x होल वाली क्लास है इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और 8x होल 1 कर दिया। ठीक है, और ये जो विड्थ है, अब ये देखें, विड्थ इसकी 200 पिक्सल रहेगी, हाइट इसकी 200 पिक्सल रहेगी। अब मैं इसे पहले लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज करूँगा, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट, कितने लेफ्ट मुझे लेकर जाना है, इसकी विड्थ है 200 पिक्सल, तो मैं 210 पिक्सल कर देता हूँ। क्लियर हो गया, अब ये देखिएगा। ओहो, अच्छा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए ये इधर आ गया है। अब मुझे इधर से ऊपर लेकर जाना है, तो मार्जिन टॉप लगाएंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं मार्जिन टॉप माइनस में दे दूं, ठीक है, अब ये देखिएगा, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप माइनस, इसकी हाइट कितनी है 200 पिक्सल, तो मैं दे देता हूँ -200 पिक्सल। तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ आ गई। नहीं, वो फ्लोट लेफ्ट राइट से ना हम एग्जैक्ट मेजरमेंट उसकी नहीं कर पाते। जैसे मार्जिन लेफ्ट से हमें उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज दे रहे हैं या इस तरह से एग्जैक्ट उसके उस तरह से नहीं होता। वो फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट वो तो मतलब कि वैसे हो जाएगा, जैसे मैंने इसको 200 पिक्सल ही जस्ट मूव करना था, तो उसके लिए फिर मुझे मार्जिन ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर फ्लोट लेफ्ट करूँगा वो इधर आएगा, फ्लोट राइट करूँगा इधर आ जाएगा, फ्लोट सेंटर करूँगा तो वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन मार्जिन लेफ्ट राइट के ज़रिए हम एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे मतलब यूज़ कर रहा था। तो ये एक आपको, बल्कि दो आपको समझा दिए हैं। तो इसी तरह से बाकी आपने तीन चार जो है ना वो इस तरह से करके आपने चार जो है ना वो मैक्सिमम करने हैं, और वो एक ही पेज के ऊपर मतलब इस तरह से डिस्प्ले हो जाए। और ये चार आपने बनाने हैं। अभी ये देखें, यानी 90% ना सही, लेकिन ये है कि कुछ 50% हमने इसके मिलता जुलता बना लिया है। यानी ऊपर इमेज आ रहा है और नीचे टेक्स्ट आ रहा है, पैराग्राफ लिखा आ रहा है, तो सेम वही चीज़ हो गई है। बस इसको अब हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ और करना है, तो इंशाल्लाह ये उसी के मुताबिक चीज़ें आती जाएंगी। तो ये आज का लेक्चर था। कोई इसमें कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें, और ये मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा। इसके आप जितनी हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जब तक आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, तो इसलिए आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।